पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने वाली है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी पाई गई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी पाए गए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपर लीक में शामिल हुए तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो आज पेपर लीक को लेकर के बिल पेश होगा सदन में और इस बिल के जरिए सरकार की कोशिश है कि पेपर लीक जैसी समस्या को खत्म किया जाए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे आज। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल इसका नाम है, जिसके जरिए सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने वालों की जो सजा है वो 10 साल होगी, जुर्माना 10 करोड़ का लगेगा और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इसमें दोषी पाई गई तो 8 साल के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर दोषी पाया गया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान और पेपर लीक में अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल पाया गया तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सरकार का मास्टर स्ट्रोक, पेपर लीक माफियाओं में खौफ। पीएम मोदी का वादा, जेल में सड़ेंगे पेपर लीक माफिया। पेपर लीक पर बनेगा कानून, परीक्षा की टेंशन होगी खत्म। मोदी सरकार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई है। बिल को लोकसभा में पास कराने की जिम्मेदारी भी जितेंद्र सिंह के पास ही है। इस बिल में पेपर लीक करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। मोदी सरकार आज जो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है उसमें अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर एग्जाम कराने वाला सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में शामिल हुआ तो उसे 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और 5 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे 5 साल से 10 साल की जेल होगी और 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम 7 साल की जेल, जुर्म ज्यादा गंभीर पाया गया तो 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार कोचिंग संस्थानों पर भी नकेल कसने जा रही है। अगर कोचिंग संस्थान पेपर लीक कराते हैं तो उनकी पूरी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और परीक्षा कराने का सारा खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में पेपर लीक से जुड़े क्राइम को अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है। इसमें प्रश्न पत्र लीक करना, OMR सीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा प्रक्रिया में धोखाधड़ी शामिल है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस तय करने का भी प्रावधान है। इसमें परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक जांच, सुरक्षा व्यवस्था, सीट आवंटन, क्वेश्चन पेपर तैयार करने, क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की प्रक्रिया, परीक्षा में निगरानी, परीक्षा के बाद की गतिविधियां और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए
स्क्राइब उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल है। इसके साथ ही पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अधिकार दिए गए हैं। राज्यों को किसी भी सेशन कोर्ट को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया जाएगा। इन अदालतों में पेपर लीक केस की रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर केस का निपटारा करना होगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी भी मामले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर सकेगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल को लेकर राज्यों में भी तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। मोदी सरकार जहां पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष दूसरा एजेंडा सेट करने में लगा है। Our leader Rahul Gandhi has demanded to the Prime Minister and the government. Some of them are already done. Number one is government for resignation. This is the demand of entire nation. This is the demand of entire students, because he is the symbol of this entire CBSE NEET episode. Our leader wrote a letter to the Home Minister of India asking questions. Who given pellet gun to this police to attack students? Who ordered? Whether the Home Minister ordered? Who told the police officers to beat the students brutally? When policemen beaten our lady students? Who is responsible for all this? These are the questions tomorrow Amit Shah has to answer. We will not allow Amit Shah without answering all these questions in the parliament. नए विधेयक पर बाकी विपक्षी पार्टियों का रुख अभी पूरी तरह साफ नहीं है। संसद भवन में आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के केबिन में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। इस बैठक में संसद में विपक्ष एंटी पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़े बिल को लेकर रणनीति बनाएगा। इस बैठक में तय होगा कि इस बिल पर विपक्ष का क्या रुख रहेगा। भाई आप बिल लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, ये काम तो तब होगा जब आप करोगे। जो मौजूदा कानून है वो कानून ही अपने आप में इतने मजबूत है कि आप सजा दिला सकते हो, लेकिन आपका दिलाना मकसद नहीं है। आप कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हैं? आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय तो तब आएगा ना जब आप चार्जशीट दाखिल करोगे। बताइए, आपने पिछले उसमें चार्जशीट दाखिल की क्या? चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई। तो आपको करना नहीं है, सिर्फ बातें और झुंझुना पकड़ाना है। झुंझुने से काम नहीं चलेगा। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। सरकार आज जहां पेपर लीक के खिलाफ बिल लाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने संकेत दिया है कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा हो सकता है। सुबह 9:45 पर आज विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होनी है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी। इस मीटिंग में आज विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा का नोटिस दिया है। राहुल गांधी भी ये मामला पहले उठा चुके हैं। ऐसे में आज जब सीजेपी का आंदोलन इस बिल का भरोसा दिलवाने के बाद खत्म हुआ है, तो देखना यह है कि विपक्ष इसे पास करवाने के वक्त सहयोग करता है या फिर आज भी सदन में हंगामा होगा। देश के युवाओं को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर बड़ा संदेश दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि आज की नई पीढ़ी से संवाद की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा कि जेनजी वालों को जो बात सही लगती है उसी की ओर वो आकर्षित होते हैं। दिल्ली में विश्व मंगलम सभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, ऐसे में बच्चों को अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है।
समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं। हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेते। तो इसको बदलना पड़ेगा, तो समय मिलेगा। समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सीधे आज राजघाट जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सोनम वांगचुक 28 जून को अनशन शुरू करने से पहले भी वहां गए थे। पेपर लीक के मुद्दे पर सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक अनशन किया। सरकार ने वांगचुक की सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया था और आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की क्या है प्लानिंग, इसको लेकर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आगे की प्लानिंग का वो जल्द ही खुलासा करेंगे। इसके साथ ही पंजाब में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर भी जल्द कोई बड़ा फैसला होगा। रविवार को अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट परीक्षा पेपर लीक और कई छात्रों की आत्महत्याओं के विरोध में 1 महीने से ज्यादा वक्त तक धरना प्रदर्शन चलने के बाद केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी शर्तों को माना, जिसके बाद जंतर मंतर पर 36 दिनों से जारी प्रदर्शन खत्म हुआ। तो अब आगे की रणनीति सीजेपी की क्या होगी, कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करने वाली है, इसे लेकर के जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से कहा गया कि वो जल्द ही इसके बारे में बताएंगे। पंजाब में जो पेपर लीक हुआ उस मुद्दे पर भी कुछ प्लान किया जा रहा है, उस मामले में भी कोई कदम सीजेपी की तरफ से उठाया जा सकता है। इस बीच अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट एग्जाम पेपर लीक और कई छात्रों की आत्महत्याओं के विरोध में 1 महीने से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शन दिल्ली में चला जंतर मंतर पर, और उसके बाद प्रदर्शनकारियों की सारी शर्तें सरकार ने मानी और 36 दिनों से चला आ रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार खत्म हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। बिल्कुल सर। यस। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। चलिए, आगे कुछ सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए, मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है। किसी भी जो भी स्टूडेंट है किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। तो अभी बातचीत सरकार से चल रही है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जो केसेस हुए हैं जिन छात्रों पर, वो सारे केसेस हटेंगे और लेकिन सवाल ये है कि इसमें कुछ जो ऐसे केसेस थे जिसमें पुलिस पर बहुत हमलावर एक भीड़ दिखाई दे रही, उसमें कौन लोग हैं, कौन लोग, किन लोगों पर से मुकदमे हटेंगे, किन पर नहीं हटेंगे, ये तमाम सवाल हैं। इसीलिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुलाकात की है और आने वाले वक्त में उनकी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, क्या करने जा रही है, उसकी आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग क्या है, इसको लेकर के अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि भी थोड़ा सा वक्त तो हमको दे दीजिए। अभी भी तो आंदोलन हमने ख़त्म किया, 36 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, और हम थोड़े वक्त के बाद अपनी रणनीति के बारे में बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ और जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ उसके बाद से ये आंदोलन के बारे में और ज़्यादा लोगों को खबर मिली और उसके बाद फिर 36 दिनों के बाद ये आंदोलन ख़त्म हुआ। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सारी मांगों को मान लिया और उसके बाद जाकर के आंदोलन ख़त्म हुआ है। इसे देखते हुए हिंदुस्तान के कई शहरों में भी प्रदर्शन हुए छात्रों के, और अब सीजेपी के जो फाउंडर हैं वो आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं कि आगे कैसे वो अपनी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे उनकी क्या रणनीति होगी। हालांकि पहले कहा जा चुका है कि वो अकाउंटेबिलिटी पर उनका काम रहेगा कि जहां भी जिस तरह की जिम्मेदारी सरकार के जिस मंत्री की सरकार की होगी
अगर वो जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, वो अकाउंटेबिलिटी अपनी फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ वो धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करेंगे। बड़े आंदोलन की बात भी कही गई है। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि पिछले 4.5 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये काफ़ी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उस पर। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए। बिहार के सिवान में नीट प्रोटेस्ट के दौरान हुए बवाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक्शन के खिलाफ अब सियासत काफी गर्मा गई है। सिवान में छात्रों पर सीधी गोली चलाने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पटना में एक अस्पताल में भर्ती सिवान के छात्रों से मुलाकात के बाद रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कई छात्र जख्मी हुए हैं। तेजस्वी यादव ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए छात्रों, विपक्षी विधायकों और नेताओं की रिहाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तेजस्वी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बिहार में फिर से बड़ा छात्र आंदोलन शुरू होगा। तेजस्वी यादव दरअसल अस्पताल पहुंचे सिवान के और उन छात्रों से मुलाकात की जो इस पूरे बवाल के दौरान जख्मी हुए थे। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने सीधी गोलियां छात्रों पर चलाई हैं और इसमें कई छात्र जख्मी हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जिन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई रोकी जाए। जिन नेताओं को विपक्ष के हिरासत में लिया गया है, जेल भेजा गया, उनको तुरंत रिहा किया जाए और छात्रों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता, उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी तेजस्वी यादव ने दी है। आज सरकार पेपर लीक के खिलाफ संसद में कड़े कानूनों वाला एक बिल लाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर एक वीडियो संदेश इस बीच जारी किया है और कहा कि एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन किया जा रहा है। इस बात का उन्होंने ऐलान किया। नंदन नीलकेणी की अगुवाई वाली 6 सदस्यों की यह कमेटी सरकार को पेपर लीक रोकने को लेकर के सुझाव देगी। साथ ही परीक्षा को कैसे पारदर्शी बनाया जाए इसके तरीके ढूंढेगी। इस कमेटी के बारे में ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कहा गया है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दी है। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। ये कमेटी सरकार को बताएगी कि एग्जाम सिस्टम में टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसपेरेंसी ला सकती है और परीक्षाओं पर भरोसा कैसे मजबूत होगा। पीएम मोदी का ये नया वीडियो वायरल हो चुका है। इसे भी पहले कुछ घंटों में ही 110 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक और वीडियो संदेश जारी करके ऐलान किया कि एक टास्क फोर्स का गठन हो रहा है और यह टास्क फोर्स 6 सदस्यों वाली नंदन नीलकेणी की अगुवाई में उन तमाम रास्तों पर गौर करेगी, विकल्पों पर गौर करेगी जिससे परीक्षा प्रणाली को पहले से ज्यादा सुदृढ़, मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा और जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। 90 दिनों के अंदर ट्रायल करना होगा। 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी नए कानून में रखा गया। हम कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। परीक्षा सुधारों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला।
हाई पावर टास्क फोर्स बताएगी कैसे लीक प्रूफ होगा पेपर। जब जब बात छात्रों के भविष्य की होती है, पीएम मोदी किसी के नहीं सुनते। परीक्षा पर चर्चा हो या फिर पेपर लीक को लेकर लिए जाने वाले फैसले, पीएम का मिशन शुरू हो चुका है। अब पेपर माफिया से लेकर हर साजिशकर्ता अपने अंजाम तक पहुंचेगा। आज जब संसद में परीक्षा सुधार बिल आ रहा है, उससे पहले पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी करके लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की बड़ी तैयारी का ऐलान कर दिया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में परीक्षा सुधार बिल आने से ठीक पहले पीएम मोदी ने जिस हाई पावर कमेटी का ऐलान किया है, उसके मेंबर्स भी देख लीजिए। इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी, इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, इसलिए एक तरफ संसद में बिल आ रहा है तो दूसरी तरफ हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है। 6 सदस्यों वाली यह टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स सरकार को वो उपाय बताएगी जिसमें परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद बनेगी। टास्क फोर्स ये भी बताएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार लागू करेगी। पीएम मोदी ने जिन नंदन नीलेकणी का चुनाव इस टास्क फोर्स के लिए किया है, उस नाम ने विपक्ष खासकर कांग्रेस को जरूर हैरान कर दिया होगा। नंदन नीलेकणी को देश के आधार कार्ड का जनक कहा जाता है। वो आईटी कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर और फिलहाल गैर कार्यकारी चेयरमैन हैं। साल 2009 में नंदन नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत में आज डिजिटल पेमेंट के रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के तकनीकी ढांचे को डिजाइन और डेवलप करने में नीलेकणी की विशेषज्ञता का बड़ा रोल रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित नीलेकणी ने साल 2014 में बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के अनंत सिंह ने उन्हें हरा दिया। लेकिन जब बात देश की आई, छात्रों की आई, पेपर लीक जैसी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की आई, तो पीएम मोदी ने दल नहीं देखा। देश का नौजवान, देश का छात्र क्या चाहता है, पीएम मोदी जानते हैं। इसलिए पीएम ने उन्हीं के अंदाज में संवाद का तरीका चुना है और पीएम की इस मुहिम का असर भी हुआ है। रविवार शाम को जारी इस वीडियो को शुरुआती 7 घंटे के अंदर 110 मिलियन यानी 11 करोड़ लोगों ने देख लिया। 90 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पोस्ट लाइक की, करीब 8 लाख ने कमेंट किया तो लाखों लोगों ने इसे रीपोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी का पहला वीडियो 23 जुलाई की रात को आया। शुरुआती घंटों में ही इसने रिकॉर्ड बना दिया। 24 घंटे में 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद अगला वीडियो 24 जुलाई शुक्रवार देर रात आया, जिसमें पीएम मोदी ने सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। तीसरा वीडियो रविवार शाम को आया है, जिसमें पीएम ने बताया है कि वो मामले का हर लीक बंद करके रहेंगे। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए
भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार परीक्षा सुधारों पर दिए गए सुझावों को गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर धरना कर रहे छात्रों से संवाद कायम करके उनकी मांगे तो मान ही गई। अब सरकार एक कदम आगे बढ़कर हर वो उपाय कर रही है जिससे पेपर लीक में कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन विपक्ष को इस टास्क फोर्स में भी राजनीति दिख रही है। पहले कर देते, अब तो घुटने टेक दिया है, सरेंडर कर गए। पहले बार मोदी जी सरेंडर किए हैं, तो इनको तो बनाना ही था, लेकिन दबाव में बना। तो एक मैसेज है जरूर देश में गया है कि ये सरकार दबाव के बगैर, आंदोलन के बगैर कोई चीज मानती नहीं। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाहट में और जन दबाव में सब फैसले कर रहे हैं। ये जो कमेटी बनी है, मेरा आग्रह है कि हिंदुस्तान के जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, उन सबसे सलाह मशवरा किया जाए कि किस तरह से स्थिति पर नियंत्रण लाया जाए। मैं समझता हूँ पूरे देश में इस पर बहस चलेगी तो उसकी जरूर सार्थक परिणाम आएंगे। हम लोग पूरी तरीके से इसके ऊपर सीरियस हैं और इस इशू के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कानून बनाने जा रहे हैं और ये जो अभी टास्क फोर्स किया है, ये सारी चीजें इस नकल को और इस एजुकेशन की जो एग्जामिनेशन की प्रणाली है उसको सबसे बेस्ट करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टास्क फोर्स जल्द ही काम करना शुरू कर देगी। आज संसद में बिल आ रहा है। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष इसमें सहयोग करेगा और देश के करोड़ों करोड़ों छात्रों को फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम मिल जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पदकों के आने का सिलसिला जारी है। ग्लासगो में मीराबाई चानू ने रविवार को वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला गोल्ड दिलवाया, तो ऋषिकांत सिंह और राजा मुथुपांडी ने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता। भारत 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक के साथ मेडल टैली में 7वें नंबर पर है। आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने विमेंस 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है। मीराबाई स्नैच की पहली कोशिश में 82 किलोग्राम वजन नहीं उठा पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरे राउंड में 82 और तीसरे में 85 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में भी पहला प्रयास चूकने के बावजूद दूसरी कोशिश में 105 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड उन्होंने अपने नाम किया। ये मीराबाई चानू का लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने 2018 के गोल्ड कोस्ट और 2022 के बर्मिंघम में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार ये गोल्ड हासिल किया है। वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये इतिहास रचा। मेडल टैली में इस तरीके से भारत जो है वो अब 7वें पोजीशन पर है। कुल 4 मेडल भारत की झोली में अब तक आए हैं। ऋषिकांत सिंह और राजा मुथुपांडी ने भी वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर जिताया। भारत की झोली में अभी 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 कांस्य पदक है। कुल मिलाकर 4 मेडल भारत की झोली में है और इस तरह से भारत मेडल टैली में 7वीं पोजीशन पर है। मीराबाई चानू ने विमेंस की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये कमाल किया है और गोल्ड जीता। मीराबाई ने स्नैच की पहली कोशिश में 82 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की और वो नहीं उठा पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी कोशिश में 82 और तीसरी कोशिश में 85 किलोग्राम वजन उठाया और ये कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। इसके बाद क्लीन एंड
मीराबाई चानू ने इस तरीके से लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड हासिल किया है। इससे पहले उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट और 2022 के बर्मिंघम में भी गोल्ड हासिल किया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि हाँ इस बार में मैं मेडल दे तो पाऊंगी पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थे इंडिया के पूरा। थर्ड गोल्ड है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। इससे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश। मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल जीतने पर उनके घर वालों ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा ऐसे ले कि हमने विश्वास है ले कि मेरा बहन है ऐसे गोल्ड मेडल लेना है बोल के हमें विश्वास है ऐसे नहीं कि जो इंडिया का जीतना सपोर्ट करता है वो लोग कभी बहुत हार में बनता है कि ये मेरा बहन है गोल्ड मेडल लिया। सभी का जो इंडिया जो मणिपुर जो भी हो उनके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत खुश है सर, इतना खुश है कि ऐसे लग रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में ऐसे गोल्ड मेडल जो भी मतलब जो इंसान को पैसा से ऐसे कुछ नहीं, जो गोल्ड मेडल एक लिया जो इतना कंट्री का जो किया है वो बहुत यहाँ परिवार जो यहाँ का गांव भी एकदम पीछे से है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। शब्दों में बयान नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा एहसास यहाँ पर करा है। मैं एज एन इंडियन यहाँ पे रहती हूँ ग्लासगो में एंड इट वॉज सच अ सरियल मोमेंट। आई हैड गूज बम्प्स एंड आई न्यू मीराबाई इज गोना परफॉर्म so well but obviously gold coming home is another level. So I was like, oh my God, this is literally on the top and I'm so proud. Go India. That's just the beginning. बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती कि आप इंडिया को लाइव देख रहे हो ऐसी कंपटीशन में जहां इंडिया का पूरा नाम रोशन हो रहा है सबके सामने। और हमने तो आज सिल्वर भी देखा, मेंस 60 किलोज वेट लिफ्टिंग सिल्वर भी देखा। सो वी लव टुडे लाइक सिल्वर एंड गोल्ड वाज टू गुड। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। वेरी वेल डन एंड चक दे फटे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाने वाली मीराबाई चानू को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, भारतीय वेटलिफ्टिंग का एक और शानदार अध्याय। मीराबाई चानू ने फिर अपना हुनर दिखाया। मीराबाई हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मीराबाई चानू को बधाई देते हुए लिखा है कि ये भारत के लिए गर्व का सुनहरा पल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का दिन भारत के मेडल के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है। टूर्नामेंट के 5वें दिन एथलेटिक्स इवेंट्स की शुरुआत हो रही है। भारतीय एथलीट वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में अपना जलवा दिखाएंगे। वहीं हाई जंप में भारत के लिए सर्वेश कुशारे, तेजस्विन शंकर और जे आदर्श मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव, बिंध्या रानी देवी और वी अजय बाबू से भी पदकों की उम्मीद की जा रही है। तो आज 5वां दिन है। आज भी कई इवेंट्स होने हैं जहां से पदक की उम्मीद की जा रही है। कई नाम ऐसे हैं जो बहुत सुर्खियों में हैं और उम्मीद की जा रही कि हाई जंप में भी कुछ पदक आ सकते हैं। वेट लिफ्टिंग से भी पदक आने की उम्मीद है। एथलेटिक्स इवेंट्स भी आज से शुरू हो रहे हैं। आर्टिस्टिक एथलेटिक्स की भी शुरुआत आज से हो रही है। इन सारे इवेंट्स से भारत की झोली में कुछ और पदक आने की उम्मीद अभी की जा रही है। तो अब तक मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और झंडू कुमार ने भारत को पदक जिलवाए। अब तक कुल 1 गोल्ड भारत की झोली में आया, 2 सिल्वर आए हैं और 1 कांस्य। इस तरीके से कुल मेडल की जो संख्या है वो 4 हो जाती है और मेडल टैली में भारत की पोजीशन अभी 7वीं है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना जारी है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने कल डीएम से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की। इस मीटिंग के बाद छात्रों ने बताया कि डीएम ने भरोसा दिया है कि जुडिशियल प्रोसेस पूरा होने और अंतिम फैसला आने तक विश्वविद्यालय में डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। रामपुर के डीएम ने छात्रों से धरना समाप्त कर अपनी क्लासेस में जाने की अपील की। फिलहाल छात्रों का धरना जारी है।
बिल्कुल हमने अपनी डिमांड्स को रखा है, जो कंटिन्यू हम अपनी डिमांड्स आप मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं, उसको पूरे एक मेमोरेंडम के तौर पे हमने यहाँ पे विज्ञापन दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है और हमें बहुत ज़्यादा डीएम साहब ने इंश्योर किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके फ्यूचर को देखा जाएगा। और एक और चीज़ हम लोग कल से फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम भी हमने शेयर करी कि हम स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा था कि हम लोगों को बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि आप यहाँ से हट जाइए, पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा था। तो हमने अपनी ये कंप्लेन भी जिलाधिकारी महोदय से रखी, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और आगे की जो भी चीज़ें हैं वो एक जुडिशल वे में होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके फ्यूचर को दाव पे लगा देगा। स्टूडेंट्स मिले थे डीएम साहब के साथ, इनके साथ हम भी मिले थे और डीएम साहब ने स्टूडेंट्स को एश्योर किया है कि हम जब तक इसका निर्णय आखिरी कोर्ट तक ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक हम इसको डेमोलिश ना करेंगे, ना कर सकते हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, लॉ है और हम इसको अंतिम निर्णय तक इंतज़ार करेंगे। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है स्टूडेंट से कि आप एश्योर हो जाओ हमारी तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम 28 तारीख को हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप क्या इसे डेमोलिश करना चाहते हो, तो हम ये लिख करके दे देंगे 28 तारीख में हाई कोर्ट में कि हम इसको अंतिम निर्णय तक कुछ भी डेमोलिश नहीं करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ 28 तारीख को अगर ऐसा लिखित में डीएम साहब देते हैं, हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं जो लगी हुई है तारीख, तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर जो न्यायिक निर्णय होगा उसके आधार पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके अनुसार होगा। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने कहर ढा रखा है। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अहमदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भारी जल भराव है। वहीं आसाम में भीषण बाढ़ से 5 जिलों के 763 गांव प्रभावित हैं। आसाम में बाढ़ बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। वहीं आज आईएमडी ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के बाद उफनते डैम, नदियों में समाते घर मकान, पहाड़ों से गिरते पत्थर, जल प्रलय के कैदी बने गुजरात के शहर, बारिश और बाढ़ से परेशान असम, ये तस्वीर मानसून की रफ्तार के बीच मूसलाधार मुसीबत की गवाही दे रही है। भारी बारिश और बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा गुजरात और असम पर बरपा है, तो घाघरा नदी में उफान के बाद यूपी के बलिया और बाराबंकी से भी तबाही की तस्वीरें आने लगी हैं। इधर जम्मू कश्मीर में लगातार 6 दिनों तक हुई बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। रियासी से बनिहाल तक मौसम की मनमानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो आज भी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर आज भारी बारिश की संभावना है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आईएमडी के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज मानसून एक्टिव रह सकता है। असम में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। राज्य के एक हिस्से में बाढ़ से लोगों की जिंदगी ठहर गई है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें असम शिवसागर इलाके की हैं।
बाढ़ के मटमैले पानी में लोगों के घर डूबे हुए हैं। जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ लोग टीन की छत पर शरण लिए हुए हैं। जोरहाट जिले में भी गांव के गांव पानी में घिरे हुए हैं, जहां राहत और बचाव के लिए एजेंसियां लगी हुई हैं। असम में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। यहां पहले 10 जिलों के 7 लाख से अधिक लोग बाढ़ प्रभावित थे, लेकिन अभी असम के 5 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम के जिन 5 जिलों के 763 गांव के लोग अब भी पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनमें चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर शामिल है। राहत और बचाव में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट की टीम और लोकल पुलिस लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। असम का बाढ़ परिस्थिति बड़ी गंभीर है और इस परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत से लगी हुई है। मुझे फोन करके सारे जानकारी भी ली है। मैंने काल जो खुद देख के आए हैं इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए, हम असम के लोगों का साथ है और हर मदद करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार मिलकर ही हम इस विषय पर कदम उठाएंगे, जो भी कदम उठाना चाहिए उठाएंगे। असम के साथ ही गुजरात में भी मानसून का जानलेवा अटैक हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड की औरंगा, पार और दमनगंगा नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। ड्रोन तस्वीरों में देख सकते हैं, मकान की छतों के साथ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। वलसाड और वापी के कई इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में 7 से 9 फीट तक पानी भर गया। भारी जल भराव से अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। हाईवे पर बाढ़ का पानी आने से ट्रकों और गाड़ियों की रफ्तार थम गई, तो यहां बहने वाली वारोली नदी कहर बरपा रही है। रेस्क्यू का ये मंजर वलसाड के उमरगाम का है। जानलेवा सैलाब के बीच से गांव के कुछ लोगों ने इस बच्ची को बचाया। पानी की तेज धार के बीच ग्रामीणों ने जान की बाजी लगाकर बच्ची की जान बचाई। उमरगाम तालुका में रिकॉर्ड 1100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। तो अहमदाबाद में हुई मूसलाधार बारिश के कारण हालात अभी खराब हैं। बारिश और बाढ़ से गुजरात में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। एसजी हाईवे के दोनों ओर बसे इलाके जैसे बोपल, गुमा, शीला, सनाथल, थलतेज और साइंस सिटी सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। बोपल इलाके में 36 घंटों में रिकॉर्ड 491 मिलीमीटर बारिश हुई। पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी में नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना समेत 10 नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाघरा, शारदा समेत 4 नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं।